23 अगस्त शाम 6:04 जब हमारा देश एक साथ एकजुट होकर टीवी में फोन पर नजर लगाए चांद को देख रहा था, उसी चांद को जहां भारत उस दिन पहुंचने वाला था। बच्चे अपने स्कूल्स में विज्ञान की जीत का ऐसा मंजर शायद पहली बार देख रहे होंगे। अगर देखा भी होगा तो ऐसे एकजुट होकर नहीं देखा होगा। आज इस वीडियो को बनाते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि आज हमने जिस मुकाम को हासिल किया है वह पूरी दुनिया में कोई और नहीं कर पाया है। पिछली पार्शियल फेलियर के बाद हमने जो कमबैक किया है वह वाकई में काबिले तारीफ है। यूं तो अब तक आप सब चंद्रयान 3 के बारे में बहुत कुछ जान ही गए होंगे, इसलिए आज का ये वीडियो चंद्रयान 3 का एक सारांश है, जिसमें हमने इससे रिलेटेड कुछ ऐसे बेसिक सवालों के जवाब दिए हैं जो कहीं ना कहीं सभी के मन में जरूर उमड़ रहे होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहला सवाल, चंद्रयान हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? दूसरा सवाल, हमने चांद को ही क्यों चुना, और अगर चांद चुना तो साउथ पोल ही क्यों, नॉर्थ पोल क्यों नहीं? चंद्रयान 3 मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इतनी बड़ी जीत से आखिर हमें क्या हासिल होगा? और आखिर में भारत के आगे आने वाले समय में स्पेस को लेकर और क्या क्या प्लान्स हैं? तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये चंद्रयान हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? दुनिया भर के देशों और प्राइवेट कंपनीज में चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक लैंड कराने की कंपटीशन लगी है। हाल ही में रशिया का लूना 5 चांद पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया। न्यूक्लियर एम्पावर्ड भारत के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभरने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश की शक्ति पूरे दुनिया भर में दिखाने हेतु काफी उत्सुक है। किसी भी देश ने चंद्रमा के अनएक्सप्लोर्ड साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग आज तक नहीं किया है। अमेरिका, चाइना और सोवियत यूनियन ने चंद्रमा के इक्वेटोरियल रीजन पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया है, लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पर इसका प्रयास रफ टेरेन के कारण काफी मुश्किल माना जाता है। चंद्रयान 3 का चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग अंतरिक्ष यात्रा में भारत के लिए नए अध्याय खोलेगा। इस सॉफ्ट लैंडिंग ने हमें दुनिया के एलीट स्पेस क्लब में यूएस, रशिया और चाइना के साथ लाकर खड़ा कर दिया है। यह भारत को नए मून इकोनॉमी की ओर ले जाएगा, जिससे भारत के लिए भारत से और बाहर से नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी और भी नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करने के लिए फंड भी। अब स्पेस रिसर्च में बजटरी एलोकेशन ज्यादा होगा। प्राइवेट सेक्टर्स भी बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद में अब इन्वेस्ट करने के लिए आगे आएंगी। तो ये भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल उठता है कि हम ऐसे मिशंस के लिए चांद को ही क्यों चुनते हैं, कोई दूसरी सेलेस्टियल बॉडी क्यों नहीं? तो इसके जवाब में पहला कारण है दूरी। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के मुकाबले ज्यादा नहीं, इसलिए ये चौंका देने वाली बात नहीं कि अन्य जगहों की तुलना में यहाँ ज्यादा मिशंस भेजे गए हैं। यहाँ जल्दी पहुंचा जा सकता है। जल्दी पहुंचना यानी कम खर्चे में काम को अंजाम दिया जा सकता है। दूसरा, चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर का न होना। चांद पर हवा और टेक्टोनिक एक्टिविटीज की कमी के कारण वहां सब कुछ आज भी ज्यों के त्यों बरकरार है। इसकी वजह से हम अरबों सालों पहले घटित हुई घटना का भी पता लगा सकते हैं। इसकी सतह पर आज भी 4 अरब सालों पहले हुई उल्कापिंडों की बमबारी, लावा फ्लो के निशान बरकरार हैं और इस घटना के तुरंत बाद ही पृथ्वी पर जीवन का उदय हुआ था। तो अगर हम इसकी स्टडी करने में कामयाब हुए तो हम पृथ्वी के ओरिजिन की स्टोरी भी पूरी तरह से जान पाने में सक्षम होंगे। तीसरा, साउथ पोल पर पानी का होना। मून के साउथ पोल पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। इसके स्टडी से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि हमारे प्लैनेट पर पानी कहां से आया होगा, इसकी ओरिजिन क्या है। बर्फ भविष्य में एक्सप्लोरर्स के लिए भी एक अच्छे रिसोर्स का काम करेगी। पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर इसे सांस लेने योग्य हवा में बदला जा सकता है, पीने के पानी के रूप में और रॉकेट प्रोपेलेंट के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इन्हीं सारे कारणों की वजह से पूरी दुनिया ने अब तक कई बार मून मिशंस को अंजाम दिया है। अब आता है तीसरा सवाल, साउथ पोल ही क्यों, नॉर्थ पोल क्यों नहीं? साउथ पोल में जो क्रेटर्स यानी गड्ढे हैं, वहां लाखों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है, तो वहां पानी के मौजूद होने के नाते हम ये भी गेस लगा सकते हैं कि वहां और भी कई सारी इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज मौजूद हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि इस जीत से भारत को क्या हासिल होगा। पूरे दुनिया की नजरें अब हिंदुस्तान के चंद्रयान मिशन पर टिकी हैं, क्योंकि मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है।
और मून पर लैंड करने वाले दुनिया भर के देशों में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। मिशन की सफलता ने न केवल भारत को स्पेस रेस में बड़ी प्रगति करने में मदद की, बल्कि देश की इकोनॉमी के लिए भी ये एक बड़ा बढ़ावा साबित हो सकता है। द स्पेस फाउंडेशन ने अपने एनुअल रिपोर्ट में कहा कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी 2023 में पिछले दशक से बढ़कर 91% हो गई है। करंटली इंडिया ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में 2 से 3% हिस्सेदारी रखता है और आगे आने वाले कुछ सालों में यह अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 10% से अधिक करना चाहता है। यह भारत के स्पेस टेक सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोलेगा, जिससे भारत के युवा को और नौकरियों के आसार मिलेंगे। यह भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के सपने को साकार करेगा। इन्वेस्टर्स, वेंडर्स, कस्टमर्स और पश्चिमी देशों के सभी लोग अब इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी को और गंभीरता से लेंगे। और सबसे बड़ी और खास बात जो है, इससे हमारे देश के लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ेगा। जिस तरह से सभी ने मिलकर 23 अगस्त को इस लॉन्च को लाइव देखा और YouTube के पिछले लाइव स्ट्रीमिंग के रिकॉर्ड को तोड़ा, इससे ये साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि ऐसे ही सक्सेसेस आगे भी मिलते रहे तो भारत के हर एक नागरिक की विज्ञान के प्रति उत्सुकता उतनी ही बढ़ेगी जितनी कि भारत में बॉलीवुड फिल्मों को लेकर रहती है। और आगे आने वाले सालों में बच्चे स्टेम कोर्सेज की ओर आकर्षित होंगे। अब आता है अगला सवाल कि चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं? इसका जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं, चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का एक फॉलो अप मिशन है। इसके लैंडर से जो रोवर निकलेगा वह चांद की सतह को एक्सप्लोर करके उसके जियोलॉजी और कॉम्पोजिशन का डेटा कलेक्ट करेगा, जो हमारे वैज्ञानिकों को हमारे इकलौते नेचुरल सैटेलाइट की हिस्ट्री और इवोल्यूशन की जानकारी देगा। अपने फर्स्ट लूनर डे यानी कि 14 दिनों के मिशन में चंद्रयान 3 अपने पेलोड्स रंभा और ILSA की मदद से ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स करेगा। रंभा चंद्रमा की सपाटी के पास चार्ज्ड पार्टिकल्स की डेंसिटी और वह समय के साथ किस तरह बदलती रहती है उसकी भी स्टडी करेगा। इससे मून के एटमॉस्फेयर की स्टडी हो जाएगी। रोवर प्रज्ञान मून की साइज्मिक एक्टिविटीज की स्टडी करेगा। वह अपने लेजर बीम से चांद के सरफेस पे रेगोलिथ नाम के मटेरियल को पिघलाकर ये पता लगाएगा कि इस प्रोसेस में कौन सी गैसेस इमिट होती हैं। टू बेटर अंडरस्टैंड इट्स मिनरल कॉम्पोजिशन, इस मिशन से न केवल हमें चांद से जुड़ी बहुत नई चीजें पता चलेंगी, बल्कि ये भी हो सकता है कि हम भविष्य में यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट के चांसेस को भी और बेहतर ढंग से समझ पाएं। अब आखिरी सवाल आता है कि इतनी बड़ी जीत के बाद अब आगे भारत के स्पेस को लेकर क्या प्लान्स हैं? तो मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इसरो के बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तैयार हैं, जैसे कि पहला गगनयान 1 और 2, जो कि भारत का पहला रोबोट फ्लाइट टेस्ट करेगा। इसमें ये एक फीमेल रोबोट व्योम मित्र को स्पेस में भेजेगा। व्योम मतलब स्पेस और मित्र यानी दोस्त। तीसरा नीसार, जो कि इसरो और नासा का जॉइंट मिशन होगा। चौथा शुक्रयान, जो कि पहली बार इसरो द्वारा वीनस पर भेजा जाएगा। और ऐसे ही कई और छोटे बड़े मिशंस जो भारत को आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने जरूर मिला होगा। आज के इस खास वीडियो को शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखे गए कविता की कुछ पंक्तियां बोलकर विराम देना चाहूंगा, जिसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अक्सर सुनाया करते थे। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।